बरोबर। बाद में उसका क्लासिफिकेशन देखा था, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन के टाइप देखे थे, क्लोज चेन के। ये हमारा ऑलरेडी हमने डबल किया है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, बराबर। उसके बाद में अल्केन टॉपिक हमने चालू किया था। अल्केन मतलब उसका जो जनरल फार्मूला है RH, और उसका मतलब उसके मॉलिकुलर फार्मूले बनाने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं CnH2n+2, इससे हम उसके मॉलिकुलर फार्मूले बना सकते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। उसका जनरल फार्मूला है RH। क्योंकि आपको पता है किसी R ग्रुप में H डाला तो अल्केन बन जाता है। सपोज मिथिल CH3, मिथिल मतलब क्या CH3, उसमें H डालो अल्केन बन जाएगा CH4। तो RH मतलब क्या, अल्केन। इवन RR मतलब भी अल्केन, ये भी अल्केन है। कौन से भी दो R ग्रुप ज्वाइन किए तो अल्केन बन जाता है। जैसे कि मिथिल मिथिल इथेन बन जाएगा, मिथिल मिथिल इथेन, क्योंकि C2H6 हो जाएगा। मिथिल मिथिल ऐसा मैंने किया, मिथिल मिथिल क्या हो जाएगा, C2। तो जब भी RH RR दैट आर वर्किंग विद अल्केन। समझ में आ गया आपको। बाद में अल्केन में आपको पता है एक ही टाइप का हमें आइसोमेरिज्म दिखाता है, क्योंकि अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। तो फंक्शनल ग्रुप में तो वहाँ पे कोई पोजीशन या फंक्शनल मेटानिज्म टोटलिज्म ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें सिर्फ क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म, बराबर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर एक टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय अल्केन। कि आपको पता है अल्केन के चेन हो सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल अल्केन है, आइसो अल्केन है, न्यू अल्केन है। उसके हिसाब से हम उसके आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। अभी देखो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है मेन चेन के अंदर, यहाँ पे मेन चेन के अंदर 4 कार्बन है, मेन चेन के अंदर 3 ही कार्बन है। अंडरस्टूड। इस तरह से चेन आइसोमेरिज्म मतलब डिफरेंस इन कार्बन चेन लेंथ, डिफरेंस इन कार्बन चेन लेंथ। तो चेन लेंथ पर मेन चेन का देख लीजिए, 4 कार्बन, नीचे वाले में 3 है ना। तो ये सारा मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था, ये फिर से एक बार हमने पढ़ा, ठीक है। आपण एक काम करूया, नवीन स्लाइड लावूया। सांगण्याची गरज नाही, क्लासिफिकेशन पण सांगण्याची गरज आपण घेतलंच आहे। तर आपण डायरेक्टली ते अल्केन टॉपिकपासून सुरुवात करूया। तुम्हाला माहिती आहे व्हॉट आर अल्केन्स स्टुडंट्स, व्हॉट आर अल्केन्स। Alkenes are very good aliphatic, saturated, hydrocarbons containing carbon single bond कार्बन, बरोबर है, कंटेनिंग कार्बन सिंगल बॉन्ड। डेफिनेशन लास्ट टाइम इन देख के को ऑलरेडी पता है आपको डेफिनेशन। अल्केन्स आर एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब क्या, ओपन चेन कंपाउंड, एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड। सैचुरेटेड दैट मीन्स दे कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड। and hydrocarbons that means they are made up of carbon and hydrogen। तो आपको पता है अल्केन का कौन सा भी फार्मूला ले लो आप, कौन से भी अल्केन का ले लो, आपको कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं दिखाएगा। त्यांच्या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्हाला कार्बन हाइड्रोजन शिवाय काही दिसेल का, म्हणून पण सांगते आपण हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कंटेनिंग कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये आपको पता है। इसके लिए आपको फार्मूले पता है स्टूडेंट, CnH2n+2, ये फार्मूले से आप मॉलिक्यूलर फार्मूले बना सकते हो, बराबर है। हाँ, अल्केन को दिखाने के लिए आप RH RR ऐसे फार्मूला क्या भी यूज कर सकते हो। RH मीन्स अल्केन, RR मीन्स किसी अल्केन, क्योंकि R मीन्स व्हाट, एनी अल्किल ग्रुप, राइट। किसी भी अल्किल ग्रुप में हमने H डाला तो क्या बन जाएगा, अल्केन। आता C2H5 काय है, इथिल ग्रुप, C2H5 उसमें H डालो, C2H6, CH3
इसमें H डालो CH4, तो RH मतलब अल्केन, RR मतलब भी अल्केन। कोई भी दो अल्किल ग्रुप ज्वाइन किए तो आपको एक अल्केन मिलेगा। सपोज आपने एक मिथिल ज्वाइन किया, एक इथिल ज्वाइन किया, एक मिथिल और एक इथिल, तो प्रोपेन बन गया। आपने इथिल किया तो ब्यूटेन, इथिल मतलब दो कार्बन वाले ब्यूटेन। अगर आपने प्रोपिल किया तो दो तीन कार्बन वाले हेक्सेन। अगर आपने प्रोपिल इथिल किया तो 5 कार्बन मतलब 10। अंडरस्टूड? कौन से भी दो R ग्रुप ज्वाइन करने से अल्केन बनता है, या एक R ग्रुप और एक हाइड्रोजन ज्वाइन करने से भी अल्केन बनता है। समझ में आया? अल्केन का क्लासिफिकेशन होता है क्या? होता है ना, पढ़ाया ना हम लोगों ने, स्ट्रेट चेन अल्केन एंड ब्रांच चेन अल्केन। सर ले करे स्ट्रेट चेन अल्केन एंड ब्रांच चेन अल्केन पता है ना? अल्केन का क्लासिफिकेशन बताने की जरूरत है? स्ट्रेट चेन अल्केन मतलब जिसमें सारे कार्बन एक ही चेन में रहेंगे, एंड ब्रांच चेन अल्केन मतलब जहाँ पे ब्रांचिंग रहेगा, मेन चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे मतलब ब्रांचिंग रहेगा, और सब्स्टिट्यूएंट मतलब वो अल्किल ग्रुप रहेंगे एक्चुअली। समझ में आपको? तो आपको पता है उसके फिर से आइसो न्यू चेन के सेकंड कार्बन पे, सेकंड मतलब ये साइड से या ये साइड से, सेकंड कौन से भी साइड से सेकंड कार्बन पे अगर एक मिथिल होता है तो आइसो, दो मिथिल होते तो नहीं, इसलिए क्लासिफिकेशन होगी आपको ऑलरेडी पता है, तो फिर से वो इधर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट हाँ, बाद में आइसोमेरिज्म मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, उसमें कोई डाउट? इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म रहेगा? अल्केन्स will show चेन आइसोमेरिज्म। ये कैसे होता है आपको ऑलरेडी पता है, माहितच आहे ते ऑलरेडी, कारण कि हम लोगों ने ऑलरेडी आइसोमेरिज्म का टॉपिक ऑलरेडी अलग से पढ़ा था, स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के फिर से टाइप पढ़े थे, नहीं वो स्टीरियो के टाइप हो गए, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। स्ट्रक्चरल के 5 टाइप है, यहाँ ते सांगा था, चेन, पोजिशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, बराबर है। तो ऑलरेडी पढ़ा है, वही हमने फिर से लास्ट मतलब प्रीवियस लेक्चर में फिर से आपको बताया था मैंने कि बराबर है। उसके एग्जाम्पल भी लिए थे, जैसे कि ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। समझ में आ गया? स्टूडेंट मैंने ये भी आपको लास्ट टाइम बोला था कि फर्स्ट 3 अल्केन विल नॉट शो आइसोमेरिज्म, पहले 3 अल्केन आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे, बराबर है। आपको पता है मीथेन, मीथेन का कोई अलग और फॉर्मूला आप निकाल सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं। इथेन नहीं निकाल सकते, क्या करोगे? ये इधर है, इधर फिर से क्या होगा? वही होगा। प्रोपेन, इधर तो आप ऐसा लेके इधर आओगे भी नहीं, ऐसा आओगे तो फिर इसका बैलेंस ही कम होगा, इसका बढ़ जाएगा। तो इधर तो रोटेशन, इधर तो आप रोटेशन कर सकते हो कि ये इधर लगा है तो भी मिथिल ही हो गया, ये इधर लगा है तो प्रॉब्लम होगा क्या? इसका बैलेंस ही कम हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा अगर इधर लगाया तो ये तीनों में these 3 मॉलिक्यूल बराबर है। these 3 alkanes will not show आइसोमेरिज्म, या आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। कौन से? पहले 3, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। लेकिन इसके आगे ब्यूटेन से फिर आगे ब्यूटेन, पेंटेन, वो सारे आपको आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाएंगे? वो क्योंकि अल्केन्स विल शो चेन आइसोमेरिज्म, ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देखा है, हमने लास्ट लेक्चर में हो चुका है। तो बाकी अल्केन जो है मतलब ब्यूटेन से आगे, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे वो आपको चेन आइसोमेरिज्म, बराबर है। अब थोड़ा टेबल देखो, वहाँ पे टेबल 15.1, टेबल 15.1 में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट टाइम तुम्हें थोड़ा सा बुक आना चला सोलो। हाँ, पेज नंबर है 233, 233, 233। ये टेबल देखो,
देखो अगर पहले 3 मीथेन इथेन प्रोपेन, क्या आगे उसके आगे क्या लिखा है लास्ट वाले कॉलम में, इसलिए मैंने लिखा है ऊपर देखो दीज 3 अल्केन्स विल नॉट शो आइसोमर। लेकिन उसके नीचे वाले देखो ब्यूटेन, कितने आइसोमर दिखाता है ब्यूटेन, कौन से 2, एक नॉर्मल ब्यूटेन एक आइसोब्यूटेन, ये 2 ही देखो, उसके अलावा कुछ नहीं। ब्यूटेन में 2 ही होंगे, ब्यूटेन में न्यू ब्यूटेन नहीं होगा। एकाने मला कोणतरी कधीतरी म्हटलं होतं की सर न्यू ब्यूटेन नाही, बरोबर है। ब्यूटेन में 2 ही रहेंगे, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। पेंटेन में देखो कितने दिखाए हैं, पेंटेन में 3 दिखाए, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन, बराबर है। अभी पेंटेन के आगे ये 3 कॉमन ही रहेंगे, नॉर्मल आइसो न्यू। पेंटेन के आगे सभी में ये 3 कॉमन रहेंगे, उसके अलावा फिर से हम ग्रुप को चेंज करके अलग अलग चेन आइसोमर बना सकते हैं। समझ में आ गया। अभी हेक्सेन में कितने हैं, 5, हेक्सेन में 5 है, तो ये 3 तो कॉमन है, कौन से, नॉर्मल आइसो न्यू, और इसके अलावा 2 कौन से आएंगे, तो जो सेकेंड पोजीशन को जो मिथिल लगा है ना, फिर उसको थर्ड पे लगाया रहेगा, तो चेन बदल जाएगा ना, पैटर्न बदल जाएगा ना, बराबर है। इस तरह से और 2 बढ़ेंगे, क्लियर। इस तरह से अभी आपको पता है कि पहले 3 डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, इसके आगे वाले जो है वो आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म दिखाना तो आपको आपने कौन से भी 2 स्ट्रक्चर दिखाए तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको जैसे कि हेक्सेन 5 दिखा तो 5 निकालने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हेक्सेन के कौन से भी दिखाओ, सपोज आपने नॉर्मल हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, समझ में आता है कि न्यू 3 दिखाए, समझ में आता है कि तीनों में चेन का डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन चेन का डिफरेंस है, चेन लेंथ अलग अलग रहेगा, नॉर्मल में बड़ा चेन रहेगा, आइसो में और छोटा होगा, न्यू में और छोटा होगा। समझा क्या मैंने क्या बोला। देखो अगर पीछे पेज नंबर 234 दिखाई दे रहा है, फिगर 15.2 देखो, फिगर 15.2 दिखाई दे रहा है, जस्ट देखो। स्ट्रक्चर नंबर 1-2, स्ट्रक्चर नंबर 1-2 कौन है रे, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, बराबर ना, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। स्ट्रक्चर नंबर नीचे फिर से 1, 2, 3 दिया है उसी फिगर में, पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन दिखाई दे रहा है। पेंटेन का ऐसा पूरा चेन दिखाने की जरूरत नहीं, सीधा लिखने का CH3 CH2 CH2, ऐसा पूरा ये चेन ऐसा दिखाने की कोई जरूरत नहीं। इवन ऊपर भी ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं, जो उन्होंने C या G ऐसा दिखाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन में, फिर नीचे आइसोब्यूटेन दिया है CH3 CH CH3 CH3, और ऐसे अलग अलग कार्बन हाइड्रोजन ऐसा दिखाने की कोई जरूरत, मतलब वो डैश फार्मूला दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर। आप वो जब भी एग्जाम में निकालोगे डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। फिर पेंटेन ने आपको देखा, पेंटेन के 3 देखे, पेंटेन के 3 कौन से, नीचे वाले 3 स्ट्रक्चर 1, 2, 3, नीचे वाले 3 एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, न्यू पेंटेन। चेन देखो कैसा हो रहा है, पहले वाला चेन नॉर्मल पेंटेन का चेन बड़ा है, आइसो पेंटेन का छोटा हो गया, न्यू का और छोटा हो गया, अंडरस्टूड। तो तीनों में डिफरेंस किसका है, कार्बन चेन का, अंडरस्टूड। सो दे आर चेन आइसोमर। तो तीनों क्या हो गए, वो तीनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हो गए, समझ में आ गया। न्यू पेंटेन, आइसो पेंटेन एंड नॉर्मल पेंटेन, दिस 3 आर द चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कार्बन चेन का डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर्स में, क्लियर। अभी नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, कन्फर्मेशन इन अल्केन्स, कन्फर्मेशन इन अल्केन्स। ये टॉपिक आपने अभी तक कभी पढ़ा नहीं रहेगा। हाँ, यूज योर ब्रेन पावर, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द चेन आइसोमर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 6 कार्बन एटम, मतलब कौन, हेक्सेन, करेक्ट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 6, भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कौन, अल्केन, तो 6 कार्बन वाला अल्केन मतलब कौन, हेक्सेन। हेक्सेन के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 5 स्ट्रक्चर घर पे ट्राई करने का है,
तीन तो तुम्हाला माहितीच आहे, कोणता? एक नॉर्मल, आइसो, न्यू, क्योंकि पेंटेन के आगे ये तीन तो कॉमन ही रहेंगे। इसके अलावा जो बाकी बनेंगे वो कैसे बनेंगे? सेकेंड कार्बन पे जो मिथिल लगा है वो एक बार थर्ड पे लगा के देखो, ऐसा ऐसे कॉम्बिनेशन करके वो ऐसे 5 बनेंगे। ठीक है, एक मैंने आपको बताया, घर पे ट्राई करो, नेक्स्ट टाइम मुझे हेक्सेन के 5 आइसोमर कैसे बनेंगे चलेगा। पण असं करू नका, आयसोमध्ये एकदा इकडनं सेकंडवर घेतला पुन्हा तोच इकडनं सेकंडवर घेतला तर दोन्ही सेमच जाईल, बरोबर का? हे सध्या अलग अलग दिसतात, अरे दिसतात अलग पण तो सेकंडवर आयसोच आहे तो, असं एकदा मला मुलांनी दाखवलं होतं। इकडनं एकदा मिथिल घेतला, तोच मिथिल दुसऱ्यावरच इकडनं एकदा घेतला आणि झाले म्हणे आयसोमर तयार। इट्स नॉट पॉसिबल, दोनों भी आयसो हो गए। कसं होईल? इकडनं सेकंडला घे का इकडनं सेकंडला घे, तो आयसोच असणार नाही। थर्ड मध्ये जेव्हा तू तो थर्ड कार्बनला जर मिथिल देशील नाव वेगळं ना, त्याला तो आइसो किंवा न्यू पण नहीं म्हणू शकत। आइसो न्यू वर्ड कब आएंगे? अगर मिथिल ग्रुप सेकंड पे रहेंगे, अगर आपका मिथिल ग्रुप सेकंड पे रहेगा, थर्ड पे चला गया तो फिर आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो और उसका नाम देते हैं। IUPAC नेम आते हैं ना आपको, अब ये देखो ऐसा है सब कुछ, जैसे विचार करायला लागतं। हाँ 3 मिथिल पेंटेन, पण तो ॲक्च्युली 6 कार्बन आहे त्याच्यामध्ये, कार्बन किती आहे? तो हेक्सेनचा आयसोमर झाला ना। हा ना, आता तू मला एक गोष्ट सांग, थांब जरा तुला सांग, एकच मिनिट। आइसोब्युटेनला तू काय म्हणशील? तू मिथिल प्रोपेन, बरोबर है ना? तो IUPAC नेम एंड कॉमन नेम अलग अलग होते हैं ना, समझ में आ गया? आइसोब्यूटेन का अगर आपने IUPAC नेम देने गया, आइसोब्यूटेन का IUPAC नेम, आइसोब्यूटेन है कॉमन नेम है, तो 2 मिथिल प्रोपेन आएगा, बराबर है? तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। आप क्या देख रहे हो? कार्बन 6 होने चाहिए, मतलब कार्बन 6 है मतलब वो हेक्सेन का ही आइसोमर है, जो आपने अभी बोला मुझे 3 मिथिल, तो वो एक आएगा इसमें। और हाँ IUPAC नेम पण लिहायचे हैं, और जो 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ करो उसके IUPAC नेम लिखो, समझा? ठीक है, जाने दो। अभी आगे कन्फर्मेशंस इन अल्केन्स। कन्फर्मेशंस इन अल्केन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कन्फर्मेशंस इन अल्केन, अभी आपके बुक के सिलेबस के हिसाब से हम जो कन्फर्मेशन देखेंगे इथेन के देखेंगे, किसके देखेंगे? इथेन। स्टूडेंट शॉर्ट में कन्फर्मेशन मतलब क्या होगा? तो कन्फर्मेशन मतलब सिंपली रोटेशन अराउंड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। जब भी आप कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अराउंड रोटेशन करते हो किसी ग्रुप का, तो यू विल गेट n नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, n नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब वो इथेन ही रहेगा लेकिन एंगल चेंज होगा। एक बात बताता हूँ, सपोज अभी ये बॉन्ड है, क्या है ये? इथेन, C2H6, C2H6 इथेन, बराबर है। अभी स्टूडेंट ये सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, अगर मैं ये ग्रुप को कांस्टेंट रखता हूँ, ये ग्रुप को अगर रोटेट करता हूँ 360, थोड़ा 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 थोड़ा, तो एट एवरी पॉइंट द एंगल गेट चेंज, राइट? बराबर है, ये फिक्स बॉन्ड है, ये ग्रुप को मैं रोटेट कर रहा हूँ,
मेरा हाथ पूरा रोटेट नहीं होगा, इस तरह से बराबर 360 पे। तो आपको पता है एट एवरी पॉइंट देयर इज अ चेंज इन एंगल, सो चेंज इन स्ट्रक्चर यू विल गेट n नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस। ओके, कन्फर्मेशंस मतलब स्ट्रक्चर्स, कन्फर्मेशंस मतलब क्या, स्ट्रक्चर। तो आपको कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अराउंड रोटेशन करने से n नंबर ऑफ स्ट्रक्चर मिलेंगे, n नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। बट आउट ऑफ दिस n नंबर ऑफ स्ट्रक्चर द 2 स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट। ऐसे तो आप कैसे कि अभी ये एक मिथिल ग्रुप हो गया, ये दूसरा मिथिल हो गया। अभी मैं कैसे एक मिथिल को फिक्स रखता हूँ, इसको मैं रोटेट करता हूँ, I will get n number of structures। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? क्योंकि हर एक पॉइंट पे एंगल चेंज होगा, हर एक पॉइंट पे नया 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 स्ट्रक्चर बनते जाएगा, बराबर है। तो यू विल गेट n नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस, n नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस मीन्स n नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, बट आउट ऑफ दिस ओनली 2 स्ट्रक्चर्स आर इम्पॉर्टेंट। कौन से 2? तो एक इक्लिप्स कन्फर्मेशन और एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो आप बोलेंगे सर इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड में डिफरेंस क्या है? तो इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड ये एंड टू एंड कन्फर्मेशन है। एंड टू एंड मतलब जैसे एक स्टार्टिंग वाला एक एंडिंग वाला, ऐसा समझ के चलिए, समझ में आ गया? एंड टू एंड, एंड टू एंड कन्फर्मेशन। तो ये जो अभी आपको n नंबर ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन n नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बट वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन 2 स्ट्रक्चर, मतलब 2 कन्फर्मेशन। तो 2 कन्फर्मेशन कौन से रहेंगे? एक इक्लिप्स कन्फर्मेशन और एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कन्फर्मेशन लिखते समय यहाँ पे आई मत लिखो, यहाँ पे आई लिखा तो कंफर्म करना वो बात अलग है। ये कन्फर्मेशन मतलब स्ट्रक्चर्स है। द प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट द स्पेलिंग इज डिफरेंट। समझ में आ गया? इथेन विल शोज मेनली 2 कन्फर्मेशन। तो उसमें 2 कन्फर्मेशन कौन से आएंगे स्टूडेंट? दैट इज इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड को हम क्या बोलते हैं? एंटी कन्फर्मेशन। समझ में आ गया? इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, बराबर है। तो अभी स्टूडेंट कभी कभी अपने को एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा आपको बोलेगा सिर्फ ड्रॉ करने के लिए आएगा, ड्रॉ द इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ अल्केन लाइक इथेन, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, बराबर है। तो आपके बुक के हिसाब से एक ही एग्जाम्पल है, आपको इथेन का इक्लिप्स कन्फर्मेशन और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे। किसका? इथेन का एग्जाम्पल लेते हैं, बराबर है। लेकिन अभी ये कन्फर्मेशन ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। क्या फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे? एक रहेगा सॉहर्स फार्मूला और एक रहेगा न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला, बराबर है। तो स्टूडेंट अभी आपको ध्यान में है क्या? इथेन के मेन स्ट्रक्चर कौन से रहेंगे? जैसे कि इथेन के तो दैट विल शो n नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, n नंबर ऑफ कन्फर्मेशन, लेकिन हम क्या है, वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली 2 स्ट्रक्चर।
कौन से दो? इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। फिर अभी ये दोनों को ड्रॉ करने के लिए हमें दो फार्मूले यूज करने हैं। एक फार्मूला रहेगा न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला, दूसरा रहेगा सॉहर्स फार्मूला। तो ये दोनों को यूज करके हमें क्या करना है? इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इथेन के ड्रॉ करने हैं, ये दो फार्मूले यूज करके। तो हम पहले क्या करते हैं कि सॉहर्स फार्मूला यूज करके ड्रॉ करेंगे, बाद में न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला यूज करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बस, तो अभी हम देखते हैं पहले सॉहर्स फार्मूला। बुक में कैसे ड्रॉ किए वो देखने का नहीं, मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ देखने। बुक में मैं सिर्फ इसीलिए देखता हूँ कि आपको क्या सिलेबस में है, समझ में आ गया। अभी इसको देखो, इजी वे कैसा है इसका ड्रॉ करने का। अभी हम देखते हैं ए बाय यूजिंग सॉहर्स फार्मूला। देखो ऊपर मैंने ऑलरेडी लिखा है, क्या लिखा है मैंने? दिस कन्फर्मेशन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला एंड सॉहर्स फार्मूला। तो ये क्या है आपको ऑलरेडी पता है, ऊपर लिखा है। तो अभी बाय यूजिंग सॉहर्स फार्मूला हम यहाँ पे इथेन के इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड दिखाएंगे, कन्फर्मेशन दिखाएंगे। बाय यूजिंग सॉहर्स फार्मूला हम इथेन का इक्लिप्स कन्फर्मेशन है, इथेन का स्टैगर्ड कन्फर्मेशन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अंडरस्टूड? तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं इथेन, बराबर है। इथेन के भी दोनों निकालने हमें, एक स्टैगर्ड है इक्लिप्स। ओके, तो अभी देखो स्टूडेंट, इथेन का फॉर्मूला क्या है सबको पता है? CH, बराबर है, CH3 CH3। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2। तो अभी देखो क्या करने का, सबको Y आता है ऐसा ड्रॉ करना, आता है ना? वेरी गुड, Y आता है, अच्छी बात है, Y आता है, बराबर है। फिर क्या करेंगे हम? ऐसा एक स्लैंटिंग लाइन निकालेंगे, थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइन पता है ना? एक दूसरा Y निकालने का फिर से एक बार, समझ में आ गया? कितने Y निकाले मैंने? 2 Y निकाले, एक Y ये दूसरा Y। तो ये हो जाएगा आपका इक्लिप्स, क्योंकि आपको पता है दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, और यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे कितने H है? 3, H। सेकेंड पे कितने हैं? H। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। इसके ऊपर 3 H है, इसके ऊपर भी 3 H, बराबर आहे। अगदी शॉर्ट मध्ये म्हटलं तर ते आपण असं करणार, इकडे बघा, म्हणजे आपण असं ते नोटबुक मध्ये एवढं मोठं काढणार नाही, असं लक्षामध्ये C1 C2 C1 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 के ऊपर 3 H है, H C2 के ऊपर 3 H है। अगर मैंने इसे सामने से देखा तो मुझे C2 के ऊपर जो बॉन्ड है वो दिखाई नहीं देंगे सामने से, क्योंकि ये C1 के एग्जैक्टली पीछे C2 आएगा। अगर मैंने सामने से देखा तो मुझे सिर्फ C1 के ही बॉन्ड दिखाई देंगे, मुझे C2 के बॉन्ड नहीं दिखाई देंगे। वो जो सिचुएशन रहेगा वो रहेगा इक्लिप्स। इक्लिप्स में क्या रहता है, ऐकून घ्या, पहले ऐकून घ्या माझं। इक्लिप्स में क्या रहता है, अगर आप सामने से देखोगे ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, देखो ये C1 है C2, ये C1 ये C2, C1 के ऊपर H, C2 के ऊपर भी H, राइट ना। तो अगर सामने से देखोगे तो आपको पिछला वाला कार्बन भी नहीं दिखाई देगा, वो पिछले वाले कार्बन के ऊपर जो बॉन्ड है वो भी नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाले जो 3 बॉन्ड है एग्जैक्टली उसके पीछे कार्बन नंबर 2 के 3 बॉन्ड,
सामने वाले जो 3 बॉन्ड है, मतलब C1 के जो 3 बॉन्ड है उसके एग्जैक्टली पीछे C2 के 3 बॉन्ड है। मतलब C1 के 3 बॉन्ड और C2 के 3 बॉन्ड में जो एंगल है वो 0 है। एंगल क्या, उसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं उसको? तो डायहेड्रल एंगल 0 है। तो जब मैं सामने से देखूंगा तो मुझे सिर्फ ऐसे 3 ग्रुप दिखाई देंगे, लेकिन पीछे वाले 3 मुझे नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो एक्झॅक्टली उसके पीछे। आता आपण कसं लाईन मध्ये, आता मी उभा राहून माझ्या मागे स्टुडंट उभा राहिला, पुढून फक्त मीच दिसणार। हाईट नाही जास्त पाहिजे ना, हाईट मोठी असली गडबड आणि लक्षात मागचं दिसेल का? तो ये इक्लिप्स सिचुएशन हो गया, बराबर है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये ऐसा ही सिचुएशन, ये आपका C1 हो गया, राइट। और फिर इधर के बीच में ऐसा बॉन्ड है, हाँ। फिर से पीछे ऐसे 3 बॉन्ड आएंगे, राइट। अजून 3 डालना। एक्चुअली इसका मॉडल रहता है, मॉडल मिलते हैं मार्केट में वो दिखाने के लिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाने के लिए मॉडल रहते हैं। तो मॉडल से और अच्छा समझता है। ये C1 के 3 बॉन्ड और ये C2 के 3 बॉन्ड, और अभी बीच में क्या है? बीच में ऐसा सिंगल बॉन्ड है, ये वाला। समझ में आ गया? तो अगर सामने से अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि पिछले वाले आपको बॉन्ड ही नहीं दिखाई देंगे। अभी दिख सकते, लेकिन सिच्युएशन समजा का, ते माझ्या हातात आहे म्हणून ते मला बरोबर ॲडजस्ट नाही करता येत आहे, बरोबर। हाँ, आणि छोटे मोठे पण है। अभी सामने से देखोगे तो पिछले वाले 3 नहीं दिखाई देंगे, मतलब यहाँ पे डायहेड्रल एंगल कितना है? 0, बराबर है। ये तीनों के एग्जैक्टली पीछे ये तीनों, बराबर। और अभी मैं क्या करता हूँ, बीच में बॉन्ड है ऐसा, है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, ये पिछला वाला जो ग्रुप है उसको फिक्स रखता हूँ, ये सामने वाले को रोटेट करता हूँ। अभी आपको पिछले वाले दिखाई दे रहे हैं, इसे 360 से रोटेट किया तो हर एक पॉइंट पे आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, हर एक पॉइंट पे। तो यू विल गेट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, बट हमें कौन से चाहिए? पहला वाला, ये एंड टू एंड स्ट्रक्चर है पहला वाला। और फिर लास्ट वाला मैं कौन सा बोल रहा हूँ, जहाँ पे आपको पिछले वाले ना आगे वाले सब दिखाई देंगे, तो ये ऐसा वाला। मतलब ये दोनों के बीच में एक आएगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा, इन दोनों के बीच में नीचे वाला आएगा। अभी देखो ये स्टैगर्ड हो गया, स्टैगर्ड में आपको सारे बॉन्ड दिखाई देंगे। ये इक्लिप्स हो गया। इक्लिप्स सिचुएशन में क्या होता है कि सामने वाले बॉन्ड दिखाई देते हैं, पिछले वाले नहीं दिखाई देते। स्टैगर्ड में ऐसा हो जाता है, कंप्लीटली दिखाई देते हैं, बराबर है। तो स्टूडेंट स्टैगर्ड भी निकालता हूँ मैं। स्टैगर्ड में सिचुएशन का है, इक्लिप्स का हो गया, स्टैगर्ड का ये। यू कैन सी ऑल द 6 बॉन्ड्स स्टैगर्ड में। कौन से आपके देखो, अभी स्टूडेंट स्टैगर्ड देखते हैं। तो स्टैगर्ड में क्या करने का मैं आपको बोलूँ क्या? अभी ये इक्लिप्स हो गया ना, स्टैगर्ड में एक ही काम करने का, एक वाई को उल्टा कर देने का, हो गया स्टैगर्ड में। देखो एक सीधा और एक स्टैगर्ड। सामने से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच में एक आएगा और इन दोनों के बीच में ही आएगा। समजलं ना? जे तुम्हाला कोणी इक्लिप्स सांगितलं, इक्लिप्स कसं एकदम सिंपल, वाय वाय, बरोबर। आणि इकडे स्टैगर्ड सांगितलं तर बस इक्लिप्स स्टैगर्ड, सीधा काम है, ठीक है। ये स्टैगर्ड हो गए हैं। अगेन ये C1, ये C2, ये C2 के 3 ग्रुप, ये C1 के 3 ग्रुप। समझ में आ रहा है क्या सबको? इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया अभी?
स्टैगर्ड को और क्या बोलते हैं हम? स्टूडेंट मुझे एक बोलो, आपको क्या लगता है इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड इसमें मोर स्टेबल कौन रहेगा? वेरी गुड, स्टैगर्ड मोर स्टेबल रहेगा। समझ में आ गया? तो ये स्टेबल है और ये जो है ये लेस स्टेबल है। हाँ, ये ऐसा क्यों? स्टैगर्ड में अपना इक्लिप्स में क्या रहता है? जो डायहेड्रल एंगल रहता है वो जीरो रहता है। जीरो रहता है तो क्या होता है कि सामने वाले तीन के एग्जैक्टली पीछे पिछले वाले तीन बॉन्ड रहते हैं। तो जब ये एंगल जीरो है तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट? एक दूसरे के पीछे मतलब क्लोज है एक दूसरे के। तो जब एक दूसरे के क्लोज रहेंगे तो उसमें इंटरेक्शन रहेगा, इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा मतलब ये अनस्टेबल हो जाएंगे, मतलब चुपचाप नहीं बैठेंगे। बरोबर है? मस्ती कर रहे हैं, नज़दीक है ना? अभी देखो ये मस्ती कर सकते हैं, लेकिन इसको उठा के अगर इधर बिठाया, एक को इधर बिठाया तो स्टेबल हो जाएंगे। नो मस्ती, नो इंटरेक्शन। तो ये ऐसा सेम इसका है कि ये एग्जैक्टली यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है? जीरो है, मीन्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। बॉन्ड प्रेजेंट ऑन फर्स्ट कार्बन एंड बॉन्ड प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट? इक्लिप्स में क्या होता है? पहले कार्बन पे जो तीन बॉन्ड है और दूसरे कार्बन पे जो तीन बॉन्ड है इक्लिप्स के अंदर, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर ना, सो दे कॅन बी इंटरॅक्ट. ऐसे इंटरॅक्शन करेंगे. ते असे नसणार, ते असे आहे. आपण असे तुम्हाला दाखवतो मी असे इंटरॅक्शन होईल, बरोबर? आणि स्टॅगर्डमध्ये काय? दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दुसऱ्यांपासून दूर होतात ते, राइट? समझलं का रे? हाँ, 60 का बॉन्ड एंगल बन जाता है सीधा 60 का ऐसा, राइट? पहले ऐसा 0 का रहता है, एक के पीछे एक होते हैं ना, बाद में ऐसा 60 का हो जाता है। तो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो इंटरेक्शन नहीं होगा। जब कोई दो चीज़ें एक दूसरे के नज़दीक होते हैं ना, वो चुपचाप नहीं बैठते हैं, इंटरॅक्शन. तसंच आपल्या मुलांचं पण आहे, जवळ असले की इकडं काही तिकडं काही असं हाताने लोटून येणार, म्हणजे इंटरॅक्शन होते, म्हणजे ते स्टेबल नाही आहे. स्टेबल आहेत का? इथे एका बेंचवर एक आणि एका बेंचवर एक ठेवसे एक्झाममध्ये बसवतात. का बसवतात? स्टेबल राहण्यासाठी, नाही तर एक्झामिनर तर पागल होऊन जाईल. समझा? आता कळलं तुम्हाला? दिस इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. जब भी दो चीज़ें एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे तो उसमें इंटरेक्शन होते रहेगा, और अगर वो इफ दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, नो इंटरेक्शन. बराबर है? तो दिस इज स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरेक्शन, बॉन्ड में इंटरेक्शन नहीं होगा, फिर बॉन्ड में इंटरेक्शन होगा. यहाँ पे बॉन्ड एंगल जीरो है. किस में बॉन्ड एंगल जीरो है? फर्स्ट कार्बन के बॉन्ड एंड सेकेंड कार्बन के बॉन्ड, इसमें बॉन्ड एंगल जीरो है. सो दे आर क्लोज टू ईच अदर, सो देयर इज अ इंटरेक्शन. And they are far away from each other, so there is a no interaction. Cleared? So they are stable. समजलं का मी काय बोललो? आता बाय यूजिंग न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, दूसरा जो है बाय यूजिंग न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला. हो गया ये? कुछ बुक में स्पेलिंग ऐसा एन लिया है, कुछ बुक में डबल एन भी लिया. अपने बुक में शायद एन दिखाई दे रहा है, पुराने बुक में ऐसा डबल एन था. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. साइंटिस्ट का नाम आपने एक एन कम किया, ज़्यादा किया, उसको कोई गुस्सा नहीं आएगा. लेकिन आपने स्ट्रक्चर रॉन्ग निकला तो उसको गुस्सा आ सकता है. स्ट्रक्चर को रॉन्ग मत करो. स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो चलेगा. साइंस में कैसा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रक्चर का मिस्टेक होगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा. तो बाय यूजिंग न्यूमन प्रोजेक्शन, अंडरस्टूड? हाँ, अभी ये न्यूमन जो है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है, सॉहर्स ने ना. हा कोणता आणला? तो ते सॉहर्स असं का म्हटलं माहिती आहे का? आप अगर देखेंगे तो हॉर्स जैसा लगता है, जैसे कि अगर उसको पूरा उल्टा किया तो हॉर्स को 4 पैर रहते हैं ना,
क्या रही है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये हॉर्स जैसा दिखता है, इसलिए हॉर्स। समझ में आ गया? ये ऐसा, ये इक्लिप्स को अगर आपने 180 से भी रोटेट किया, मतलब ऐसा भी दिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी इक्लिप्स होगा, ये भी इक्लिप्स ही है, क्योंकि एक के पीछे एक है ना, इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे। तो इसको ऐसा 180 से दिखाया है, इसको 180 से किया तो भी कोई प्रॉब्लम, इसको 180 से किया तो ऐसा दिखाएगा, इक्लिप्स ही रहेगा। इसको 180 से किया तो फिर आपको पता है जो नीचे ऊपर दिखाई देगा, जो ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। काही गरज नाही, फक्त हे कार्बन नंबर 1 2 दाखव। जो सामने का कार्बन रहता है उसको फ्रंट कार्बन बोलते हैं, जो लास्ट जो बैक है उसको बैक कार्बन या रियर कार्बन बोलते हैं। BAC के बैक कार्बन, इसके बैक कार्बन, और रियर REAR रियर कार्बन, फ्रंट कार्बन, रियर कार्बन। तो 1 मतलब फ्रंट, 2 मतलब बैक। बैक को हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, बैक को रियर भी बोलते हैं, रियर कार्बन या बैक कार्बन, मतलब बैक नीचे रियर म्हणताना कोणी रियर ना करणार, ठीक है, ये समजलं? न्यूमन बाय यूजिंग न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। अभी न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला देखो कैसा है। सबसे पहले क्या करने का, सर्कल निकालने का। इसका निकाला सर्कल, बराबर। द सेंटर ऑफ सर्कल इज द फर्स्ट कार्बन। जैसे कि हम यहाँ पे आपको पता है, मीथेन का एग्जांपल दे रहे हैं, दिस इज C1 सपोज, दिस इज C2 सपोज, बराबर ना। मीथेन के फॉर्मूले निकल रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो, द सेंटर ऑफ सर्कल इज द फ्रंट कार्बन, मतलब C1। ये सेंटर ऑफ सर्कल को क्या बोलने का, C1। एंड द पेरीफेरी ऑफ सर्कल दैट इज कॉल्ड एज C2। पेरीफेरी मतलब बाउंड्री। साइंटिफिक वर्ड है पेरीफेरी मतलब, आता मला ते फेरी मारतो म्हणून पेरी लक्षामध्ये, पेरीफेरी म्हणजे ती बाउंड्री, लक्षामध्ये। सो मग C1 कोण, सेंटर ऑफ कार्बन इज, सॉरी सेंटर ऑफ सर्कल इज C1, सेंटर ऑफ सर्कल इज C1 एंड द पेरीफेरी ऑफ सर्कल इज C2। तो ये C1 हो गया और ये कौन हो गया, C2, करेक्ट। अभी इक्लिप्स में क्या होता है सबको पता है, बॉन्ड प्रेजेंट ऑन C1 एंड बॉन्ड प्रेजेंट ऑन C2, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, डायरेक्टल एंगल इज 0, बराबर है। तो फिर हम अब देखो कैसे दिखाएंगे, इधर भी y निकालने का, क्या निकालने का, y लक्षात ठेवा, बघा y है कहाँ, मैंने शुरुआत कहाँ से की, सेंटर से बॉन्ड निकाले, 1 2 3 है क्या, C1 पे 3 बॉन्ड है ना, 1 2 3। C1 और C2 का बॉन्ड जो है ये वाला आपको इधर दिखाई नहीं देगा, जो आपको सॉर्स में दिखाई दिया। सॉर्स मध्ये आपण बघतो ना, हा जो बॉन्ड आहे हा म्हणजे हा असतो, तो इथे दिसणार नाही, ठीक है। तो ये सेंटर मतलब C1 हो गया। तो देखो ये C1 के 3 बॉन्ड, राइट, एंड अभी दिस पेरीफेरी मीन्स व्हाट, C2। तो C2 के बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट होंगे, कहाँ से, ये बाउंड्री से, बराबर है। अभी C2 के बॉन्ड एग्जैक्टली इसके पीछे रहेंगे, सामने से देखेंगे तो दिखाई नहीं देंगे। जस्ट अभी आपको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ कि C2 कहाँ पे रहेगा, एग्जैक्टली इसके पीछे C2 के बॉन्ड रहेंगे। तो ये
इसके पीछे ये रहेगा। आपको समझने के लिए मैंने ऐसा दिखाया कि भाई इसके पीछे बॉन्ड है, समझा ना। ये बॉन्ड के पीछे ये रहेगा, बराबर है क्या। ये बॉन्ड के पीछे ये रहेगा। C2 के बॉन्ड मैंने कहाँ से निकाले, बाउंड्री से। शुरुआत देखो कहाँ से किया, ये भी एक Y निकल चुका है, देखो Y, पिंक वाला देखो Y है ना, और ये सामने वाला भी Y है। तो ये Y के पीछे ये पिछला वाला Y है, ये है ना एक सामने Y, उसके पीछे ये Y। अंडरस्टूड। C1 के बॉन्ड मैंने कहाँ से स्टार्ट किए, C1 के सेंटर से, C1 के बॉन्ड सेंटर से। C2 के बॉन्ड ये पेरी से, क्योंकि C1 मतलब कौन, सेंटर, C2 मतलब कौन, ये पेरी। C2 के बॉन्ड देखो पेरी से निकाले, C1 के बॉन्ड सेंटर से निकाले। तो एग्जैक्टली ये CH के पीछे ये CH रहेगा, इसके पीछे ये रहेगा, इसके पीछे ये रहेगा। सामने से देखेंगे तो पिछले वाले 3 दिखाई ही नहीं देंगे। ये जस्ट आपको अभी समझने के लिए कि भाई इसके पीछे है, वो साइड से निकाला मैंने, समझा ना। हाँ, तो ये हो गया आपका क्या, इक्लिप्स, बराबर है। इक्लिप्स कंफर्मेशन, इक्लिप्स कंफर्मेशन बाय यूजिंग ये स्टेबल होता है, ये आपको पता ही है, और जो स्टैगर्ड रहता है वो मोर स्टेबल रहता है। स्टैगर्ड कैसे निकालेंगे, फिर से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, बराबर। आपको मैंने 100 हर्ट्ज में बोला था दोनों वाई सीधे निकालने हैं इसे, है ना, दोनों वाई सीधे 100 हर्ट्ज में। इक्लिप्स स्टैगर्ड में क्या बोला था मैंने आपको, एक उल्टा निकालने का, बराबर है। इधर भी वैसा ही करने का, एक सीधा एक उल्टा स्टैगर्ड में। इक्लिप्स में हम क्या करते, दोनों सीधे निकलते हैं ना। देखो अगर दोनों सीधे है, इधर ये सफेद वाला एक और एक पिंक वाला, 2 वाई है, सफेद वाला नहीं पिंक वाला। इसमें क्या रहता है, एक सीधा एक उल्टा, इधर भी एक सीधा एक उल्टा, समझा। तो अभी देखो एक सीधा निकालता हूँ। C1 के बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सेंटर से, बराबर। C2 के कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पेरी से। वेरी गुड। ये सीधा Y और ये उल्टा Y, समझा क्या, ये सीधा और ये उल्टा Y। स्टैगर्ड एग्जाम में क्या करते पता है आपको, ऐसा बोलते हैं, ड्रॉ दी इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कंफर्मेशन ऑफ इथेन बाय यूजिंग सॉहर्स फार्मूला और बाय यूजिंग न्यूमन फार्मूला। तो आपको सॉहर्स फार्मूला दिया या न्यूमन फार्मूला दिया तो कौन से भी फार्मूला से आपको ये आने चाहिए। जैसे कि सॉहर्स में एकदम सिंपल है, सॉहर्स में आप क्या करते हो, ऐसे 2 सीधे वाई निकालते हो और एक सीधा एक उल्टा, हो गया। इसमें क्या करते हो आप, दोनों भी सीधे ना, दोनों भी सीधे। इधर क्या करोगे, एक सीधा एक उलटा, आणि याचा हातानेच काढायचं, मी हातानेच काढतो, पण स्केल लावायची। स्केल लावला की तुम्ही टाइमपास करणार आणि 2 मार्क्ससाठी अर्धा तास, बरोबर आहे। राहिलेले मग काय ते जे काही राहिलेले मार्क्स आहेत त्यांच्यासाठी
एक अच्छा शेवटी रखेंगे ऐसा हो जाता है। तो अपने सिलेबस में सिर्फ इथेन का है, लेकिन मैं आपको प्रोपेन ब्यूटेन का भी बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट, प्रोपेन में क्या करने का, प्रोपेन में क्या करने का, सपोज आपको प्रोपेन का निकालना है। एग्जाम्पल वगैरह बाबा, प्रोपेन मग आता प्रोपेन मध्ये तू काय करशील मला सांग बरं। असं आहे ना, हा काय झाला तुमचा आता, सगळ्यांनी लक्ष द्या, हा इथेन झाला, ये C1 है, इसको ही मैंने ऐसे निकाला, बराबर। तो जब मुझे, अभी आपको तो पता है, आप कौन सा भी ले लो, इधर कार्बन तो दो ही रहेंगे, एक फ्रंट एंड एक बैक, एक फ्रंट एक बैक, फ्रंट बैक। तो इधर अगर आपने प्रोपेन का अगर आपको करना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, सब लोग ध्यान दे दो। प्रोपेन का मुझे करना है तो ये जो एक एच है ना, प्रोपेन, अभी ये C1 ये C2 वैसा ही है, समझा। तो मैंने जो C1 का एक एच था उसकी जगह पे क्या किया मैंने, मिथिल। अभी टोटल क्या होगा ये, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन हो गया क्या। तो सिर्फ मैं क्या करूंगा, इधर दो एच एंड एक मिथिल रहेगा, तो ये मिथिल हो जाएगा। सुनो, C1 एंड C2, बराबर है। ये कौन है, C1, ये कौन है, C1 पे क्या क्या है रे, एक मिथिल है ना C1 पे, और इधर क्या है, तीनों एच है। देखो मैंने क्या किया, प्रोपेन का कैसे किया मैंने, इधर एच निकाला तो इथेन हो गया, लेकिन मुझे कार्बन तो दो ही चाहिए, एक फ्रंट वाला ने एक बैक वाला, ऐसा ही चाहिए ना, क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड रहेगा उसके अराउंड ये ग्रुप रोटेट होगा, राइट। तो मैंने C1 C2 को वैसा ही रखा, C1 C2 को वैसे रखा, सिर्फ एक एच को मैंने क्या बना दिया, मिथिल। तो देखो ये मिथिल, ये H और ये H, ये H, समझा। अगर मुझे ब्यूटेन का निकालना है, C1 C2 वही है, C1 C2 वही है। क्लियर, हे तुमच्या सिलेबसला नाही आहे, पण आता मी डिग्रीच्या मुलांना जेव्हा शिकवायचो तेव्हा मी त्यांना अशा पद्धतीने समजून सांगायचो, पहिल्यांदा इथेन, मग प्रोपेन आणि मग ब्यूटेन। क्लियर, समजेल। आता हा ब्यूटेन झाला, हा कोणाच झाला, ठीक है, काही डाउट। जैसा आपने इथेन के लिए किया वैसे आप प्रोपेन के लिए ब्यूटेन के लिए भी कर सकते हो। पेंटेन और हेक्सेन का थोड़ा सा अलग है, तीनों का तो सिंपल है। अपने सिलेबस में सिर्फ इथेन के एक्सपेक्टेड है, सिलेबस के हिसाब से इथेन के एक्सपेक्टेड है, समझा। अभी हम जो देख रहे थे, जैसे कि अभी जो निकाले हैं, तो अगर हम देखेंगे ये इथेन के हिसाब से निकाले हैं ना, ये C1, ये C1 के 3 हाइड्रोजन, C2 के 3, सेम इसमें। और अगर इधर मिथिल लगाया तो प्रोपेन का हो जाएगा, इधर मिथिल लगाया तो ब्यूटेन का हो जाएगा। C1 C2 वैसे ही रहेंगे, ये फ्रंट कार्बन चेन एक बैक कार्बन चेन, फ्रंट के ऊपर 3 ग्रुप, बैक के ऊपर 3 ग्रुप, नीचे ये मिडल वाला बॉन्ड कॉमन, ये बॉन्ड कॉमन। ये बॉन्ड मतलब कौन सा बॉन्ड है, लेकिन न्यूमन में वो बॉन्ड दिखता नहीं, न्यूमन में दिखता है क्या, वो नहीं दिखता है।
100 हॉर्स में देखते हैं, घोड्यासारखं आहे 100 हॉर्स. ठीक है. चलो ये समझा क्या रे. चला आता इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स. आपण केव्हा चालू केलं लेक्चर. 11 ला का. एक काम देतो तुम्हाला. प्रोपेन आणि ब्यूटेनचे काम में से प्रोपेन ब्यूटेन का आएगा कि आपको 100 आवर्स के हिसाब से अपना न्यूमन के हिसाब से इक्लिप्स स्टैगर्ड. तो पहले वाले कार्बन के ऊपर ही मिथिल रहेगा, बराबर है. दूसरे वाले के ऊपर सारे एच रहेंगे. जब ब्यूटेन का निकालोगे, कब किसका, ब्यूटेन का, तो सामने वाले के ऊपर भी मिथिल रहेगा, पिछले वाले के ऊपर भी मिथिल रहेगा. एट दैट टाइम जब आप इक्लिप्स निकालोगे ना, इक्लिप्स, तो मिथिल के पीछे मिथिल ही आना चाहिए, समझा ना. और जब आप स्टैगर्ड निकालोगे ना, तो इसका मिथिल, पहले का मिथिल और लास्ट वाले का मिथिल ऐसा 180 होना चाहिए. 180 कैसे. सपोज स्टैगर्ड आप निकाल रहे हो, ये C1 है, बराबर है. बराबर है. और अभी ये C2 है, ये पूरा 180 होना चाहिए. सिमिलर ग्रुप का फार अवे फ्रॉम ईच अदर. समझा क्या. पूरा 180 आना चाहिए स्टैगर्ड में. ये ब्यूटेन में. हाँ, और अगर प्रोपेन है उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि प्रोपेन में क्या रहेगा आपको पता है, इसके ऊपर सारे एच रहेंगे, C2 के ऊपर, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं. ब्यूटेन में ये प्रॉब्लम आता है. ब्यूटेन में बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताएगा, एक मिथिल इधर है, एक मिथिल इधर निकालते हैं, मतलब एक इधर नहीं एक इधर, ऐसा. ये बिल्कुल 180 होने चाहिए, फार अवे फ्रॉम ईच अदर. सिमिलर ग्रुप्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अभी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मतलब क्या है. तो अगर हमें बल्क में बनाना है अल्केन को, बल्क में मतलब क्या, ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि हम अल्केन को लैबोरेटरी में बनाते हैं. लैबोरेटरी में हम क्या करते हैं, ऐसा छोटा और कॉनिकल अपने ये लेते, क्या बोलते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं. राउंड बॉटम फ्लास्क में रिएक्शन लगाते हैं. तो लैब में जो बनाते हैं हम स्मॉल स्केल पे बनाते हैं, छोटे स्केल पे. जैसे कि भी एक घर में 4 मेंबर है, तो छोटे स्केल पे खाना बनाएंगे. 20-25 फैमिली आ गया तो फिर बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा ना. ऐसा नहीं किया तो फिर प्रसाद देना पड़ेगा, राइट. यहाँ पे उस तरह से लैबोरेटरी में हम जब बनाते हैं तो स्मॉल स्केल पे बनाते हैं. लैबोरेटरी में ऐसा छोटे फ्लास्क में रिएक्शन लगाते हैं छोटे. हम जब भी इंडस्ट्री में बनाते हैं, इंडस्ट्री के अंदर ऐसे बड़े बड़े रिएक्टर होते हैं. जैसे हम यहाँ पे छोटा प्लांट लेते हैं, उधर बड़े बड़े स्टील के रिएक्टर या ग्लास के बड़े बड़े रिएक्टर होते हैं. रिएक्टर मतलब वो कंटेनर होते हैं जिसमें रिएक्शन लगाया जाता है बड़े स्केल पे. तो यहाँ पे बड़े स्केल पे अगर हमें ये अल्केन चाहिए, तो यू नो अल्केन इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शन ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट. You know the countries like Iran and Iraq, they are having the wells of the crude petroleum products. जैसे आपल्याकडे हमारे पास वाटर का वेल्स है, वैसे उनके पास जो है ना ये क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के वेल्स हैं, बराबर. तो ये जो लिक्विड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, दे आर पम्प फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. जमीन के नीचे क्या रहता है स्टूडेंट, ये सॉइल लेयर, फिर सॉइल लेयर के पीछे अंदर, फिर बाद में सैंड लेयर, फिर सैंड लेयर के अंदर, और फिर ये
परमीवियस सॉलिड, फिर सेमी परमीवियस मतलब रॉक, सॉलिड मतलब रॉक्स, आई वांट टू से रॉक, बराबर है। फिर वो उसके नीचे फिर अंदर एक ऐसा हॉलो कैविटी रहता है, अंदर जमीन के अंदर हॉलो कैविटी, वो हॉलो कैविटी के अंदर नेचुरल गैस के लेयर के नीचे ये क्रूड पेट्रोलियम ऑयल, और उसके नीचे फिर ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन मतलब आपको समझ में आ गया ना, सॉल्टी वाटर। मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं कि उधर वाटर नहीं मिलता है, वाटर मिलता है, लेकिन क्या रहता है कि जो डोम शेप कैविटी रहता है, डोम शेप कैविटी मतलब वो हॉलो कैविटी रहता है अपने रॉक्स के अंदर, जमीन के अंदर रॉक्स के अंदर ऐसा हॉलो कैविटी रहता है। वो कैविटी में पहला लेयर गैस का रहता है, दूसरा लेयर ये क्रूड पेट्रोलियम ऑयल का रहता है, और उसके नीचे लेयर जो है ना सॉल्टी वाटर का रहता है, जो मैंने ब्राइन सॉल्यूशन बोला सॉल्टी वाटर। तो फिर पहला लेयर तो गैस का है, गैस को हम पंप करके निकालते हैं, फिर दूसरा जो लेयर है ये क्रूड पेट्रोलियम ऑयल का होता है, उसको भी पंप किया जाता है। एक ओर से नहीं क्या हवा का प्रेशर दिया जाता है, दूसरी ओर से उसको पंप किया जाता है। तो पंप करने के बाद जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल हमें मिलता है, वो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल के अंदर डीजल, पेट्रोल, बाद में आपको पता है केरोसिन, नैफ्था, हेवी ऑयल, पेट्रोलियम ईथर, ऐसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इट्स अ मिक्सचर एक्चुअली, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज नथिंग बट इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्रूड पेट्रोलियम ऑयल मतलब क्या, ये सारे का मिक्सचर होता है। फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, उसको क्रूड पेट्रोलियम ऑयल को इंडस्ट्री में लेके जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो जमीन से निकाला डायरेक्टली उसको गाड़ी में डाला चला रहा है, ऐसा नहीं है। उसका पहले रिफाइनिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, तो जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल है, लिक्विड पेट्रोलियम ऑयल, उसको ऊपर निकाला, बाद में उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हाँ, एनालिटिकल टेक्निक में आपने पढ़ा रहेगा डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम क्या करेंगे, अभी आपको पता है जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल है उसके अंदर वो तो मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हेवी ऑयल, नैफ्था, पेट्रोलियम ईथर, ऐसे सारे कंस्टिट्यूएंट उसके अंदर है। तो फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके ये सारे कंस्टिट्यूएंट को अलग अलग किया जाता है। क्या किया जाता है, तो स्टूडेंट ये डीजल पेट्रोल मतलब क्या है, दीज आर द उसके अंदर अल्केन के चेन्स हैं, अल्केन के चेन से बने हैं, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको वो जो कंस्टिट्यूएंट्स आपको मिले उसके अंदर आपको अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, एरोमेटिक लाइक बेंजीन, ये सारा आपको मिलेगा। समझ में आ गया आपको, क्योंकि वो जो ऑयल नीचे बन चुका है किस वजह से बन चुका है, वो दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। दे गेट बरीड ड्यू टू द सम नेचुरल कैलेमिटीज लाइक वोल्केनोज। पुराने ज़माने में, पुराने टाइम में जो कुछ भी वोल्केनो हो चुके, वोल्केनो होने से क्या हुआ कि सारा ज़मीन के ऊपर जितने भी पौधे, पेड़, जो कुछ भी एनिमल हो सारे अंदर चले गए। फिर अंदर जाने के बाद उसका डिकम्पोजिशन हो गया ज़मीन के अंदर, डिकम्पोज होने के बाद ये सारे प्रोडक्ट बने, बराबर है। आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बराबर है। पूर्ण बॉडी अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड पास में बनलेली है। क्या है इसमें, सेल इज द फंक्शनल यूनिट, राइट। सेल में क्या है, डीएनए, आरएनए, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर देखो सब कार्बन, नाइट्रोजन ऐसे, समझ में आ गया। खाते हो क्या है, उससे प्रोटीन बनता है, प्रोटीन में क्या है, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बराबर है। बॉडी को जलाने के बाद क्या बचता है, कार्बन बचता है। दिस इज द कार्बन, बिकॉज यू नो दैट द एनिमल बॉडी एंड प्लांट बॉडी आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स, अंडरस्टूड। तो ये सारा एनिमल एंड जो भी मतलब एनिमल बॉडीज या प्लांट बॉडीज जो दैट गेट बरीड डाउन इनसाइड द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू द वोल्केनोज, बराबर है। एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम that animal material and plant material get converted to the product like natural gas, then crude petroleum oil, समझ में आ गया। and that are nowadays we are using as a fuel, उसे हम फ्यूल करके यूज़ कर रहे हैं, उसको सेपरेट करके, समझ में आ गया। वो फ्यूल के अंदर क्या, वो फ्यूल में क्या होते हैं, इस फ्यूल में अल्केन के चेन्स है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसमें क्या है, चेन्स ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक्स, समझ में। से हम वो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल का क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब उसका रिफाइनिंग करते हैं इंडस्ट्री में। पहले उसको हमें बाहर निकालना होता है अर्थ क्रस्ट से, फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इंडस्ट्री में होगा, और फिर उससे आपको क्या मिलेंगे,
अल्केन अल्कीन अल्काइन एरोमेटिक्स मिलेंगे। अभी हम मेन रिएक्शन देखेंगे, मेन रिएक्शन से अल्केन कैसे बनकर देखेंगे। तो अभी देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब एक्चुअली लेबोरेटरी मेथड हो गया अभी जो अभी हम देखने वाले हैं, बराबर है। तो आपको पता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मतलब यू नो अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम crude petroleum product. अंडरस्टूड। अभी हम जो देखते हैं दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं ये हमने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे कि दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाय फ्रैक्शनल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी ये जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम देख रहे हैं स्टूडेंट, ये लैबोरेटरी मेथड है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ। तो पहला है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला मेथड क्या है? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कौन रहे? कौन? अल्केन या सॉरी अल्किन या अल्काइन, अल्किन या अल्काइन। अल्किन एंड अल्काइन ये दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमें क्या बनाने हैं? अल्केन्स। हम क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं स्टूडेंट हम लोग? क्या प्रिपरेशन ऑफ अल्केन देख रहे हैं ना। अल्केन हमें बनाने, किससे बनाने हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बनाने हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स अल्केन। समझ में आ गया ना? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमें क्या बनाना है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट मीन्स अल्केन्स। अल्केन को बनाना है। तो आपको पता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं? अल्किन एंड अल्काइन। तो शॉर्ट में हमें अल्किन से एंड अल्काइन से हमें बनाने बराबर है। अल्किन एंड अल्काइन ये क्या हो गए? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उससे हमें बनाने अल्केन। क्लियर? तो उसमें दिया है फ्रॉम अल्किन, फ्रॉम अल्किन। तो अभी अल्किन से हमें क्या बनाना है? अभी अल्केन, हम बाद में देखेंगे अल्काइन से अल्कीन। ठीक है, फ्रॉम अल्किन फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से कैसे बनाओगे? बराबर है। तो ये देखो, दिस इज अल्कीन। क्या नाम है इसका? इथीन। चांगला वेळ म्हणजे काही लक्षात नाही आलं तर अल्कीन है बस। इथीन, बराबर है। तो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट? अल्कीन से हमें बनाना है अल्केन। यहाँ पे जो रिएक्शन हम करेंगे वो कौन सा रिएक्शन करेंगे? मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ बाय रिडक्शन। अभी रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन हुआ क्या आपका? शिकवून झालं? हा धागेमध्ये होता, आता पण आहे। तर देखो, रिडक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बराबर है। या तो फिर हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन।
एक डेफिनेशन हो गया। दूसरा क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। बराबर, ऐसे अलग अलग डेफिनेशन है। या तो फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। इससे बहुत अलग अलग डेफिनेशन है। अभी सिंपली यहाँ पे आप क्या ध्यान में रखोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ पे हम अल्किन के ऊपर क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, H2 को इसके ऊपर ऐड करेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकेल एंड हीट। बराबर है। तो कैटलिस्ट आप अलग अलग ले सकते हो, आप निकेल भी ले सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे प्लैटिनम भी ले सकते हो, PT। बराबर है, निकेल और प्लॅटिनम और बोला है ना, एक्झाम मध्ये असं दोन्ही लिहिण्याची गरज नाही। तुम्हाला असं वाटतं की हां हे पण लिहून टाकू, सरांना बरं वाटेल, मला काही बरं वाटणार नाही, वाईट वाटेल, एका वेळेस एकच लिहायचं आहे, ते और लिहिले, समजलं ना। तुम्ही जर और नाही लिहिलं म्हणजे ते चुकलंच मग, दोन दोन कॅटेगरीज ॲड करायची गरज आहे का, निकेल और प्लॅटिनम। हां और लिहिलं तर मी समजू शकतो की चला तुम्हाला काय म्हणायचं आहे। काही मुलं काय करतात, निकेल कॉमा प्लॅटिनम कॉमा पॅलाडियम, टाका सगळे कॅटलिस्ट, हो जाए एक्सप्लोजन एकदाच। ये रिएक्शन रिस्की रिएक्शन है, जब भी हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं इंडस्ट्री में, तो थोड़ा भी हाइड्रोजन का प्रेशर आगे पीछे हो गया ना तो बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं, सीधे ब्लास्ट होते हैं। क्या पे गैस है, इवन इथिन इज ऑल्सो गैस, हाइड्रोजन इज ऑल्सो गैस। तो गैस का प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन अगर गलत हो गया तो सीधा बड़े बड़े स्टील के रिएक्टर, स्टील के कंटेनर या बड़े बड़े ग्लास के, हार्ड ग्लास के कंटेनर सीधे ब्लास्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे निकेल और प्लैटिनम और पैलाडियम भी ले सकते हो आप। पैलाडियम मतलब PD। अगर आपने यहाँ पे पैलाडियम लिया तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होगा, PD लिया तो। लेकिन निकेल या प्लैटिनम कैटलिस्ट लिया तो आपको हीट लगेगा। क्या लगेगा, हीट। यहाँ पे जो हीट होता है वो अराउंड, अभी यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन वो अराउंड 413 केल्विन होता है। कितना होता है, 413 केल्विन। ठीक है, तो सुनो रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट, सब लोग ध्यान दे दो। अभी रिएक्शन कैसे होगा, तो अभी आपका रिएक्शन क्या है, इथिन प्लस हाइड्रोजन। आपको पता है अभी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन अल्काइन कौन है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक, तो रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो देखो अभी हाइड्रोजन में कैसे ऐड करता हूँ, ये पहले वाले कार्बन पे एक H ऐड किया, हम दूसरे वाले कार्बन पे एक H ऐड किया, H2 है ना, H2 है कि नहीं, H बराबर है। तो स्टूडेंट एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, कम। हमेशा ध्यान में रखो, जब हम दो ग्रुप ऐड करेंगे एक बॉन्ड कम होगा, ऐड करेंगे तो बॉन्ड कम होगा, और अगर हमने दो ग्रुप को रिमूव कर दिया तो बॉन्ड आएगा। आता कमी होईल, कारण की का, आता तो इथे एक बॉन्ड बनेल आणि इथे पण एक बॉन्ड बनेल, मग यांची बॅलन्सी नाही वाढणार का, म्हणून एक बॉन्ड कमी करायचा। समझलं का। अगर मैंने इधर एक H ऐड किया, इधर एक H ऐड किया, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो बैलेंस ही बढ़ जाएगा ना। तो जब भी हमेशा ध्यान में रखो, जब भी हम डबल बॉन्ड के ऊपर या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, देखो मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड के ऊपर मतलब C डबल बॉन्ड C के ऊपर, या ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर, जब भी हम दो ग्रुप को ऐड करेंगे, एटम को ऐड करेंगे ना, एक बॉन्ड कम करना है। आता बघा मी काय ऐड केलं, H2 कसं ऐड केलं, H2 H C डबल बॉन्ड C के ऊपर ऐड किया। रिएक्शन कहाँ पे होता है, फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन होता है। तो C अल्किन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड C। तो उसके ऊपर मैंने कैसे ऐड किया, H2 को कैसे ऐड किया, एक हाइड्रोजन इधर ऐड किया, दूसरा हाइड्रोजन इधर ऐड किया, तो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, कम। जब भी हम दो ग्रुप को ऐड करेंगे एक बॉन्ड चला, समझला। जब भी हम दो ग्रुप को कम करेंगे, सपोज मैंने यहाँ से एक ग्रुप कम किया, यहाँ से कम किया, एक बॉन्ड आ जाएगा। तो सादी गोष्ट है। इथेन सबको पता है, इथेन का अंदर दो कार्बन है ना, CH3
तो सपोज आपने यहाँ से एक एच हटाया, यहाँ से एक एच हटाया, तो आप एक बॉन्ड लगा के इथिन बनाते हो कि नहीं? बराबर है ना? C2H4 हो जाता है। और वो C2H4 से और HH कम किया तो क्या हो जाता है? इथाइन हो जाता है। तो आपको ध्यान में आया कि जब भी हम एडजेसेंट कार्बन से एक के ग्रुप को हटा देते हैं तो एक बॉन्ड आ जाता है। जैसे इथेन, इथेन में मैंने क्या किया, पहले वाले कार्बन से एक H निकाला, दूसरे वाले कार्बन से एक H निकाला, तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, वो क्या हो गया? C2H4, मतलब इथिन हो गया। फिर से मैंने क्या किया, पहले वाले कार्बन से और एक H निकाला, सेकंड वाले कार्बन से और एक H निकाला, अभी वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, मतलब और एक बॉन्ड आ गया, मतलब इथाइन हो गया। तो जब भी दो ग्रुप को हम निकाल देते हैं ना तो एक बॉन्ड आ जाता है, निकाला तो आएगा, ऐड किया तो कम होगा। समझा? दो ग्रुप को निकाल दिया तो एक बॉन्ड आएगा, और दो ग्रुप को ऐड किया तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा। दो ग्रुप को निकाला मतलब वो रिएक्शन हो गया इलिमिनेशन, और दो ग्रुप को ऐड किया वो रिएक्शन हो गया एडिशन। एडिशन, अभी ये एडिशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन C डबल बॉन्ड C, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन C डबल बॉन्ड। तो जब दो ग्रुप ऐड करेंगे HH एक बॉन्ड कम, जब दो ग्रुप को हटाएंगे, जैसे इथेन से HH हटाया तो इथिन आ गया, इथिन से HH हटा गया तो इथाइन आ गया। तो दो ग्रुप को हटाने से एक बॉन्ड आता है, और दो ग्रुप ऐड करने से एक बॉन्ड चला जाता है। तो ऐड किया एडिशन, रिमूव किया इलिमिनेशन। क्लियर? अभी क्या चल रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज एडिशन रिएक्शन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। समझे ना? काय दिलं मला सांगत आहे ते काय द्यावी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। समजलं का? बघा आता अपन मेन बेसिक बघत आहोत। अभी हम मेन ट्रैक पे अभी रिएक्शन शुरू कर दिया हम लोगों ने। अभी HH एक बॉन्ड, दोन ग्रुप ऍड केले, एक हे बघा विरुद्ध काम करायचं। विरुद्ध काम कसं? अपोजिट काम करायचं। कैसे? दो आ गए तो एक जाएगा, और दो गए तो एक आ जाएगा। अभी दो आ गए एक जाएगा। सपोज मैंने दो हाइड्रोजन को निकाल दिया तो एक बॉन्ड आएगा, सिंपल बात। तो अभी यहाँ पे एक एच आ गया, यहाँ पे एक एच आ गया, तो एक बॉन्ड मुझे हटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर? एडिशन रिएक्शन में कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है। ये एडिशन रिएक्शन, इसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बन गया क्या बाय प्रोडक्ट? कोई है क्या बाय प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं मैंने बताया था आपको एक दिन। सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। समझा क्या? ये सरळ काम आहे, काही डोक्यात ते विचार करायचे की जास्त गरज आहे का? तरी पण आपण विचार करतो करो सॉल्व जल्दी। अगर जाएगा तो आएगा, आएगा तो जाएगा, वाइस वर्सा। समजला? आता हे दोन याचे ऍड झाले म्हणजे एक बॉन्ड कमी होईल। काय तयार होईल मला सांगा? CH3 CH2 CH3। हुशार झाले आता, जल्द। ठीक आहे, आता आपण अल्काइन पासून बनवून बघूया बरं। आपण हे कशापासून बनवलं मला सांगा? अपन काय बघत आहोत? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें क्या बनाने? अल्केन। तो अनसैचुरेटेड में क्या आते हैं? अल्किन भी आते हैं, अल्काइन में। तो अल्किन से कैसे बनता है आपने देखा। अभी अल्काइन से कैसे बनेंगे हम देखेंगे। नंबरिंग कैसे दिया है? तो इसको मैं क्या बनूंगा अभी? बी। फ्रॉम अल्काइन, अल्काइन से अभी हमें फिर से यहाँ पे क्या लिखोगे आप? वही लिखोगे
बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइन। लास्ट टाइम आपने क्या किया, रिडक्शन ऑफ अल्कीन किया, अभी रिडक्शन ऑफ अल्काइन करोगे। रिडक्शन ऑफ अल्कीन मतलब क्या, अल्कीन के ऊपर H2 ऐड किया। रिडक्शन ऑफ अल्काइन मतलब क्या, अल्काइन के ऊपर H2 ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट अभी बनाना क्या आपको, मुझे बोलो, आपने ऊपर क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन लिखा है ना, हाँ अल्केन बनाना है, बराबर है। हाँ तो अभी देखो क्या है ये, इथाइन, राइट। अभी इथाइन से मुझे इथेन बनाना है, मतलब अल्काइन से अल्केन बनाना है, तो ऑब्वियसली इथाइन से इथेन ही बनेगा ना। प्रोपाइन लिया तो प्रोपेन बनेगा। तो अभी स्टूडेंट सब लोग ध्यान दे दो, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। अगर मैंने ओनली H2 लिया, क्या लिया, ओनली H2, तो क्या हो जाएगा रे, H अब एक ही बॉन्ड जाएगा, एक ही जाएगा ना। तो फिर अल्काइन टू अल्कीन होगा, इथिन होगा फिर, बराबर है। तो आपने एक ही H2 डाला तो इथिन होगा, सुनो ना, एक ही H2 डाला आपने, बराबर है, H2 तो एक बॉन्ड जाएगा, अल्कीन होगा। लेकिन हमें बनाना क्या है, हमें अल्केन, दो H2 लेने पड़ेंगे, दो H2 लेंगे तो फिर से H और H जाएगा, H आता अजून टाकून नका लक्षामध्ये, कारण की सिंगल बॉन्ड आला म्हणजे पुढे तुम्ही काही टाकणार नाही, तर मग सरांनी सांगितलं आणखी एक टाकून घेऊ, असं करू नका, ठीक आहे ना। समजलं का काय केलं आपण, मग काय तयार झालं मला सांगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर। और अगर मुझे अल्काइन टू अल्किन चाहिए होता तो मैंने यहाँ पे एक ही H2 लिया होता, तो अल्काइन टू अल्किन बन जाता। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन देख रहे हैं, हमें अल्केन बनाना है। तो अल्काइन टू अल्केन है तो हमें डबल रिडक्शन करना पड़ेगा, HH एक बॉन्ड कम, HH और एक बॉन्ड कम, क्लियर। अभी आप सॉल्व करो, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आप सोचो, मैं H2 लिखता हूँ, कितने लेने पड़ेंगे, 2H2, राइट। HH एक गया, HH और देखो क्या बनेगा इधर, ब्यूटेन बनेगा ना। देखो उसका स्ट्रक्चर आप निकालोगे, मुझे आता नहीं, ब्यूटेन 2CH2CH3, बीच में सिंगल बॉन्ड है ना। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मेथड, समझ में आया ना। एक बॉन्ड गया, फिर दूसरा भी गया, फिर इसमें जो प्रोडक्ट बन गया आपका, बराबर, वो अल्केन बन गया, राइट है। तो अभी यहाँ पे पहले वो इक्वेशन लिखो, क्या बोला है, 2-मिथिल प्रोपीन, 2-मिथिल प्रोपीन, मिथिल प्रोपीन 1 2, हा तू असंही करू शकतेस, इथे डबल बॉन्ड केला तरी पण 1 2, बरोबर ना। हे असं लिहिलं तरी पण चालेल, ये भी 2-मिथिल प्रोपीन ही है ना, 1 2 ऐसा लिखा
तो भी बराबर है, ऐसा लिखा तो भी बराबर है। इसको 180 से रोटेट किया है मैंने, 180 सेम ही है ना। जब हम स्ट्रक्चर निकालते हैं तो अपने को चॉइस होता है, शुरुआत इधर से करने का है इधर से करने का। मैंने आपको बताया था, देखो याद है क्या, स्ट्रक्चर जेव्हा आपण ड्रॉ करायचं आहे तेव्हा आपल्याकडे चॉईस आहे। आता हिला वाटलं की असं काढायचं, हिला वाटलं असं काढायचं, एखाद्याला काही वेगळंच वाटून जातं, त्याला येत नाही तो काहीतरी काढतो, ज्याला जमत नाही तो आपलं काहीतरी काढून टाकतो। क्लियर? कार्बन का वैलेंसी कितना होना चाहिए? 4। देखो हर एक कार्बन का 4 है क्या, है ना? बराबर है। सो 2 मिथिल प्रोपेन प्लस हाइड्रोजन प्लस, राइट। अभी ये अल्कीन है तो आपको एक ही हाइड्रोजन लेना है, HH, समझ में आ गया? एंड दैट विल गिव आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन भेटणार आहे ना आपल्याला, आपण इथे काय करावं लागेल, Ni हीट, निकेल एंड हीट या प्लैटिनम एंड हीट, पीडी लिया तो नो हीट। अगर आपने पीटी की जगह पे पीडी लिया, पैलाडियम, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होता है। पैलाडियम अगर लिया तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर। ये क्या है, निकेल प्लैटिनम पैलाडियम में कैटालिस्ट है। क्या है ये? प्लैटिनम, निकेल, पैलाडियम ये सारे कैटालिस्ट है। अगर आपने प्लैटिनम लिया या निकेल लिया एज अ कैटालिस्ट तो आपको हीट ही लेना है, और अगर आपने पैलाडियम को एज अ कैटालिस्ट लिया तो रिएक्शन में हीट देने की जरूरत नहीं, और रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होगा। मास्टर समझ ना? H बराबर है, एक बॉन्ड कम, तो फिर क्या हो जाएगा ये CH3 बोला ना रे, मी पण CH2 घेऊन टाकला असेल। आता काय तयार झाला, बरोबर है ना, आइसोब्यूटेन। क्लियर? तो मॉलिक्यूलर लेवल पे 3 चेंजेस क्या हो गए, एक मतलब ये डबल बॉन्ड चला गया, एक मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, H2 है ना, ये ब्रेक हो गए, एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया, H2 है ना, H2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, H2 को ऐसा लिख सकते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। एक मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन म्हणजे बॉन्ड ब्रेकिंग विद द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज द मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया, फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड चेंज, तो फिर ये बॉन्ड और कम हो गया, फिर तीसरा चेंज मतलब आपको प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर? कोई डाउट? टाइम लगा?